हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 72 है और इससे पहले हम 71 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 22 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहले हम बात करें गौतम बुद्ध की, ठीक है। तो गौतम बुद्ध, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी माता का नाम महामाया। इनकी सौतेली माँ का नाम महा प्रजापति गौतमी। ये इनकी सौतेली माँ का नाम था, ठीक है। फिर इनकी पत्नी का नाम क्या था गौतम बुद्ध की? तो इनका नाम था यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ओके। तो हम गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था। और बौद्ध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। ओके। फिर कुशीनगर में, तो कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ओके, चलिए तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किस संशोधन ने भारतीय संविधान में एक अध्याय 4A जोड़ा जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था? तो किस संशोधन ने? तो ये था 42वां संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन ए, 42वां संशोधन, जो कि जिसमें भाग 4A को जोड़ा, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल था, ठीक है। और जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, ठीक है। मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए थे? तो ये लिए गए थे सोवियत संघ, रूस से लिए गए थे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य इन्हें 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है ना। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है ना। 10 मौलिक कर्तव्य। और बाद में 86वें संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है ना। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक को? तो पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है लाला लाजपत राय को। राइट आंसर ऑप्शन ए, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को, ठीक है। लाला लाजपत राय, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी, ठीक है, लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 तिकड़ी में शामिल थे, ठीक है ना। 3 तिकड़ी में शामिल थे, लाल, बाल और पाल में
शामिल थे, ठीक है, लाला लाजपत राय। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि का वो किसने दी थी? तो ये दी थी उन्हें बारदोली सत्याग्रह के समय वहां की औरतों ने, ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जिसके बाद उन्हें वहां की औरतों ने सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे, ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। फिर बात करें भगत सिंह, तो भगत सिंह यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह, इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, ठीक है, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। और भगत सिंह, इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, ठीक है, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है ना, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ओके, फिर बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी बेलगांव में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। ओके, 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, कौन कौन सी? तो एक थी केसरी, ठीक है, केसरी जो कि मराठी भाषा में, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। तो ये थी इनके बारे में कुछ डिटेल्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, उत्तर में बंगाल की खाड़ी के अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार एक जल राशि द्वारा अलग किए जाते हैं, जिसे चैनल कहा जाता है। तो उत्तर में बंगाल की खाड़ी के अंडमान द्वीप और दक्षिण में निकोबार एक जल राशि द्वारा अलग किए जाते हैं, जिसे चैनल कहा जाता है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री या 40 डिग्री, तो इसे चैनल कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है तो ये है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डोवे राइनर केतरिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यदि 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत है। दूसरा है, Cl, Br और I डोबे राइनर के त्रिक का निर्माण करते हैं। फिर Li, Na और K डोबे राइनर के त्रिक का निर्माण करते हैं। फिर यदि 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। तो इनमें से जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, कि यदि 3 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत है। तो यह त्रिक
डोबेरायना के तर्क के संबंध में यह कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट जुलाई 2021 में डैश द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट जुलाई 2021 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था आयुष मंत्रालय द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन से अभिकारक बनते हैं? जला हुआ चूना, चूना पत्थर, संगमरमर या कितनी? तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर अभिकारक बनता है तो वो है जला हुआ चूना। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत किसी निकाय पर आपतित होता है और यह निकाय के मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण पुंज उत्पन्न करता है, यह निकाय है। तो मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत किसी निकाय पर आपतित होता है और यह निकाय के मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण पुंज उत्पन्न करता है, यह निकाय है। या तो एक अवतल दर्पण या एक उत्तल लेंस। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के एक प्रावधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है। तो कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकता है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश? 62 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष या 67 वर्ष? तो यह पद धारण कर सकता है 65 वर्ष की आयु तक। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं को सूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को किस वर्ष जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं को सूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को वर्ष 2004 में जोड़ा गया। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी, 2004। चलिए नेक्स्ट है, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स रोग ये जो होता है तो ये होता है वायरस के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, एक दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो इसके उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और इसके पूर्वी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नहीं सॉरी, इसका ऑप्शन सी ए नहीं होगा। एक मिनट बाकी देखते हैं। सेकंड है, इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्पन्न होती है और इसके पूर्वी ध्रुव पर समाप्त होती है। सी है, इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्पन्न होती है और इसके उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। और डी है, इसके उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। तो राइट आंसर जो है तो ये है ऑप्शन डी। ठीक है, कि उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, किस तत्व का सबसे कठोर प्राकृतिक अपरूप है? तो किस तत्व का सबसे कठोर प्राकृतिक अपरूप है? तो ये है डायमंड का। राइट आंसर ऑप्शन डी, सी। ठीक है, सी यानी कि हीरा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग करता है? चश्मा, मोबाइल, घड़ी या रेडियो? तो इनमें से जो उपकरण अपवर्तन के सिद्धांत का उपयोग करता है तो वो है चश्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम डैश थी? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम, तो इसकी थीम थी एक सतत कल के लिए लैंगिक समानता आज। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हमें क्या बताता है? तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हमें बताता है प्रेरित धारा की दिशा। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2022 तक नया सवेरा योजना के तहत केवल वही उम्मीदवार योजना के पात्र होंगे जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं, जिनकी कुल पारिवारिक आय सभी स्रोतों से डैश प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। तो जिनकी कुल पारिवारिक आय किस स्रोत प्रति वर्ष से अधिक नहीं है? 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए? तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। ओके,
चलिए नेक्स्ट है, जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण का क्या अर्थ है? तो जल जैसे प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में संरक्षण का अर्थ है, तो इसका अर्थ है इसे समझदारी से प्रबंधित करें। राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण बनने के लिए अंगों का विकास और वृद्धि करता है? तो इनमें से कौन भ्रूण बनने के लिए अंगों का विकास और वृद्धि करता रहता है? तो ये है स्वयं भ्रूण ही। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए भ्रूण। नेक्स्ट है, आप उस लाभ को क्या कहेंगे जो एक व्यावसायिक फर्म द्वारा कारक निविष्टियों की अवसर लागत से अधिक पर अर्जित किया गया है? तो आप उस लाभ को क्या कहेंगे? तो इस लाभ को कहा जाएगा असामान्य लाभ। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो प्रत्येक डैश वर्षों में एक बार प्रकट होती है, जिससे भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसम आते हैं। तो जो प्रत्येक 3 से 7 वर्षों, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो प्रत्येक 3 से 7 वर्षों में एक बार प्रकट होती है, जिससे भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य चरम मौसम आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम कौन सा है? तो 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम क्या है? तो इसका सही नाम है प्रोपेनोन। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परजीवी है? आम, घटपर्णी पौधा, कैक्टस या अमरवेल? तो जो पौधा परजीवी है वो है अमरवेल। राइट आंसर ऑप्शन डी, अमरवेल पौधा परजीवी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जमा का एक निश्चित प्रतिशत जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व के रूप में रखना चाहिए डैश कहा जाता है? नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, आरबीआई के पास सावधि जमा, सेंट्रल बैंक में अनिवार्य जमा। तो जमा का एक निश्चित प्रतिशत जिसे प्रत्येक बैंक को रिजर्व के रूप में रखना चाहिए, इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात। राइट आंसर ऑप्शन ए, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्तंभों का मिलान कीजिए समूह 1 को समूह 2 से। सबसे पहले हमारे पास है हृदय, तो हृदय का होगा पंपिंग अंग। ठीक है, फिर धमनियाँ, तो धमनियाँ को ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। फिर है सिराएं, तो सिराएं का ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। ठीक है, धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं और सिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ए सी बी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक बनाते हैं तो उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का चयन करें। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है इसमें से? तो ये है जल विद्युत ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय मौद्रिक प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो भारतीय मौद्रिक प्रणाली में किस बैंकों को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम यह मनाया जाता है केरल में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, त्रिशूर पूरम महोत्सव। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो ओजोन परत की मोटाई बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है वो है फ्लोरीन आधारित रेफ्रिजरेटर्स का उपयोग कम
करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का युग्म जो एक ही समूह से संबंधित है समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कौन सा तत्वों का युग्म जो एक ही समूह से संबंधित है समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है? तो ये करता है नाइट्रोजन और फास्फोरस। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, मुक्केबाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो मुक्केबाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2021 यह मिला है, तो यह मिला है सिमरनजीत कौर को। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, मान लीजिए एक लैंप 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और लैंप से होकर प्रवाहित होने वाली धारा 2 एम्पियर है। 10 सेकंड में लैंप द्वारा उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा है। तो यहाँ पे हमें उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा बताना है, ठीक है। और वोल्ट हमारे पास कितना दिया है, ये दिया है 10, धारा दी है हमारे पास 2 एम्पियर और टाइम हमारे पास दिया है, तो ये दिया है 10 सेकंड, ठीक है। तो हमें ऊष्मा ऊर्जा निकालना है, तो हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, तो H बराबर V इंटू आई इंटू टी। तो V है 10, I है 2 और टाइम है 10, 10 10 100 और 2, तो 200 जूल ये उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 200 जूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यूनेक्स ऑल इंडिया ओपन इन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उप विजेता रहा? तो यूनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उप विजेता रहा? तो ये रहे हैं लक्ष्य सेन। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित किस संगठन के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी के बीच क्वांटम की कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? तो किस संगठन ने के वैज्ञानिकों ने? पहला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो इसका राइट आंसर यही है ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये है राजस्थान, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और उसके बाद दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि बात करें, जनसंख्या के अनुसार, तो जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश यह सबसे बड़ा राज्य है जहां पर जनसंख्या अधिक है और दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या है तो यह उत्तर प्रदेश में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो वो है राजस्थान। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो कौन सा जलीय विलयन विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो ये बनाता है NaCl। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, धावन सोडा का सही रासायनिक सूत्र है? तो धावन सोडे का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? Na2CO3.12H2O, Na2CO3.8H2, Na2C3.6H2O और Na2CO3.12H2O। तो यहाँ पे 12H2O 12H2 ये डबल हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर वो तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे हम एक और जोड़ देते हैं, तो Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ई, यह धावन सोडे का सही रासायनिक सूत्र है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।